अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 4.3.5 विच इज़ मेटालिक बॉन्ड। और इस चैप्टर में हम समझेंगे मेटालिक बॉन्ड को विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक 4.3 विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। एंड सो फार वी आर डन विद डिस्कशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, coordinate covalent bond which is also called as dative covalent bond, and now we have to study metallic bond. इसके बीच में हमने एक और टॉपिक भी पढ़ा विच वॉज पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो कि एक टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं है बल्कि कोवलेंट बॉन्ड की ही एक्सटेंशन है। सो जैसा कि नाम से पता चलता है कि मेटालिक बॉन्ड होगा मेटल्स के बीच में। सो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। सो मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये ऐसा बॉन्ड है जो कि मेटल एटम्स के दरमियान में बनेगा। एंड वी नो दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि उनके पास टेंडेंसी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव चार्ज ले आती हैं और कैटाइंस फॉर्म करती हैं। सो उन कैटाइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेटल लूज करेगी, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो होगा मेटालिक बॉन्ड। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने 3 तरह के पिछले केमिकल बॉन्ड्स डिस्कस किए तो उसमें ऑलमोस्ट हमने सारी ही कंडीशन स्टडी की विच कैन सेटिस्फाई द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। सो क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड इज रिक्वायर्ड फॉर मेटल्स। We know that metals are having different properties. Yes, different properties as compared to all other elements. And these different properties are high melting point, high boiling point, or they are good conductor of heat and electricity. Matlab, they will allow heat or electricity to pass through them. Metals are hard and they are heavy in nature as well. So all these and many other different properties, they distinguish metals from others. So it will suggest the existence of a different type of chemical bond present between the atoms of metals. अब अगर देखें कि आखिर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती कैसे है, what are the all steps involved in it, what are the reasons in between. So the first thing is because of the weak hold of nucleus over outermost electrons. This is the first cause of the formation of metallic bond. यानी कि होता क्या है कि जो एटम्स हैं मेटल के, उनका न्यूक्लियस उनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्ग फोर्स से होल्ड नहीं करता। We can say that in case of metals, the hold of nucleus over the outermost electrons is weak. अब वो वीक क्यों होगा? यकीनन इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगी। सो द रीजन इज बिकॉज द एटम्स आर लार्ज साइज्ड, और जब एटम का साइज लार्ज होगा तो न्यूक्लियस की फोर्स टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो वीक हो जाएगी। साथ ही साथ ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी ज़्यादा होगा जो कि आपस में रिपल्शन क्रिएट करेंगे, और न्यूक्लियस की फोर्स टू अट्रैक्ट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो और भी वीक हो जाएगी। एज वी नो दैट द मेटल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द मोस्टली दे आर फ्रॉम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब अगर बात करें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द मोर नंबर ऑफ शेल्स। सो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की फोर्स वीक होती जाएगी। अब अगर ऐसा है कि न्यूक्लियस की फोर्स वीक है टुवर्ड्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो उससे क्या होगा? देयर विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, दोज मेटल एटम्स दे आर गोइंग टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। अब लूज करने के पीछे भी कोई वजह होनी चाहिए, ऐसे ही तो कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को जाने नहीं देगा। द थिंग इज
metals they have low ionization potential, यानी कि उनकी ionization energy की value as compared to other elements, as compared to other atoms low होती है, मतलब बहुत कम होती है. As you know, what is ionization energy? It is a required amount of energy which is used to remove electron from the outermost shell of an atom. So वो होगी हमारी ionization energy. अगर ionization energy की वैल्यू कम है, so इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ही अपने वैलेंस शेल से बाहर निकल जाएगा. ऐसा ही होता है मेटल्स के केस में. अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फॉर लिथियम, तो वो है 520. और अगर इसी पीरियड में आप आगे चलते चलें, सो व्हाट विल हैपन? दीज वैल्यूज आर गोइंग टू क्रॉस 2000. सो हुई ना एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स वैल्यू थोड़ी सी कम. इसी तरह सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 496 है, यानी कि लिथियम से भी कम है, क्योंकि सोडियम लिथियम के बाद आता है अगर हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप. सो सोडियम में एक एक्स्ट्रा शेल है एज कंपेयर टू लिथियम, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और भी कम है. इसी तरह डाउन द ग्रुप जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मजीद कम ही होती जाएगी. कम आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का मतलब है कि वो एटम आसानी से अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मेटल के एटम्स अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो होगा क्या? वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? सो बेसिकली दोज इलेक्ट्रॉन्स which are knocked out from the outermost shell of the atom, वो इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे मूव करना शुरू कर देंगे around the atoms. So we can say that loose or free electrons of all the metal atoms, they move freely in the spaces between atoms of the metal, just like this. And none of these electrons is attached to any particular atom. यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह समुद्र में पानी चलता है उसी तरह बिल्कुल मूव करने लग जाएंगे अराउंड देयर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. either they belong to a common pool or belong to all atoms of that metal, things are going to remain the same. So हम कह सकते हैं कि nuclei of the metal appear submerged in the sea of these free electrons. यानी कि moving electrons को हम कह सकते हैं कि like a sea है. And in that sea, what is happening? The positively charged ions, मतलब nucleus of the metals, they are embedded, they are submerged. So ये है हमारा metallic bond. और mobile electron या फिर freely moving electron, ये responsible होते हैं for holding atoms of the metals together, forming a metallic bond. अब आखिर एक freely moving electron है और एक हम कह रहे हैं submerged nucleus है, तो ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे और मेटल अपनी शेप कैसे रिटेन करेगा? सो बेसिकली होगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स चाहे पूल की फॉर्म में हैं चाहे फ्री हैं, बट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड. और अगर आप देखें न्यूक्लियस को और या फिर उस पार्ट ऑफ एटम को जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इट वुड बी अ कैटायन, इट वुड बी अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. एंड वी नो दैट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन. और हम उस फोर्स को एक नाम भी देते हैं जो हमने आयनिक बॉन्ड स्टडी करते हुए भी पढ़ा था, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो हम कह सकते हैं कि बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट, बट इट इज नॉट बिटवीन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस एंड अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. सो ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग अ पूल, वो और साथ ही साथ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वजूद में आएगा हमारा मेटालिक बॉन्ड. अब मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन को थोड़ा डिटेल से डायग्राम की मदद से समझने के लिए चलते हैं हमारे लाइट बोर्ड की तरफ. सो स्टूडेंट्स, जब भी एग्जाम में मेटालिक बॉन्ड का क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. और अगर आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है किसी भी क्वेश्चन को, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली. अब अगर हम चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम मेटल.
As you know that in sodium metal there is one electron present in the outermost shell because sodium metal belongs to group 1A. अब आपको याद करना है कि अपनी प्रीवियस क्लासेस में जब आप स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स स्टडी करते थे, यानी कि पार्टिकल डायग्राम फॉर सॉलिड्स, यानी हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सॉलिड्स, तो आप उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से शायद बनाते होंगे, जिसमें यू वर सपोज टू शो इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, और फिर हम शो करते थे दैट ऑल द पार्टिकल्स दे आर क्लोजली पैक्ड, या फिर उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं tightly packed. So basically, tab there was no concept of atom in your mind, but now you know that the smallest particle of a matter is atom, and all the metals, solid or even if you're talking about non-metals, they are made up of atoms. So अगर हम बात करते हैं एक solid metal की, suppose herein we are taking example of sodium, तो उसमें एटम्स भी बिल्कुल उसी तरह से अरेंज्ड होंगे जिस तरह आप पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को शो करते आए हैं. सो एटम्स की अरेंजमेंट के लिए यू कैन सी द डायग्राम ऑफ दीज एटम्स. नाउ यू विल से दैट दिस इज नॉट अ सोडियम एटम बिकॉज इन सोडियम एटम देयर आर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन वी हैव 8 electrons and then 1 electron as valence electron. But the thing is over here I have just drawn the valence shell, matlab the outermost shell only. So you can see the nucleus in the middle and the valence shell. You can see this is the valence electron and this is the center of the atom or nucleus. So what happens over here is we know that metals, they are having very less ionization energy, and you can see that atoms are closely packed together. So what happens? These electrons, they will become localized. They will become mobile. मतलब ये electrons delocalized होने वाले हैं when the ionization energy is low. So it means that these electrons, they will leave the outermost shell. और अगर ये अपना आउटरमोस्ट शेल लीव करेंगे तो कहाँ जाएंगे? यकीनन मेटल तो सॉलिड फॉर्म में होती है, सो ये इलेक्ट्रॉन से बाहर तो आने नहीं वाले. सो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन इसके दरमियान खाली जगहों में चले जाएंगे. तो अगर हम इसको शो करें विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, सो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी दैट यू हैव पॉजिटिव चार्जेस एंड यू विल सी नेगेटिव चार्जेस इन बिटवीन. मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो आउटरमोस्ट शेल से निकलेंगे वो फ्रीली इन बिटवीन द स्पेसेस ऑफ द न्यूक्लियस दे आर गोइंग टू मूव, और हम इन्हें बोलेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. सो अब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर. हम कह सकते हैं कि here is a sea of electrons in which positively charged nucleus is submerged or embedded in it. अब ये तो हुई मिसाल जब हमने ली सिर्फ और सिर्फ 6 एटम्स की डिस्कशन, एंड आप जानते हैं कि अगर हम एक स्मॉल पीस ऑफ मेटल भी लेंगे तो उसमें होंगे बिलियंस ऑफ एटम्स. जी हाँ, बिलियंस ऑफ एटम्स. सो जब भी आप इसकी एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करेंगे विच वुड बी द स्कीमेटिक डायग्राम, सो अब उसको बनाने का तरीका भी समझ लेते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ कॉपर. नाउ here we are going to discuss for copper wire कि कैसे मेटालिक बॉन्ड शो होता है एक कॉपर पीस के अंदर, यानी कि कॉपर वायर के अंदर. सो फॉर दिस पर्पस आपको ड्रॉ करने हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स. जी हाँ, एंड यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स विद दिस डॉट. सो आपको करना क्या है? यू आर गोइंग टू फिल इट विद these dots. These dots are going to show you the sea of electrons. और इस सी के अंदर क्या होगा? कहीं कहीं हमारे पास होने वाला है प्लस साइन, यानी कि दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू द न्यूक्लियस. एंड सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए
आप बनाएंगे बाकी सारी स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। सो जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। So as you can see that in this schematic diagram of copper, you can see these freely moving electrons and this plus sign is going to show you the nucleus or the nuclei, the positive nuclei. Now the thing is how these positive and negative ions, they are going to hold them together. So basically there is a force of attraction between this positive ion and this negative ion. So here is electrostatic force of attraction. Basically, this electrostatic force of attraction is the reason for metallic bond. यानी कि ये वो फोर्स है जो इनको आपस में जोड़े रखेगी और मेटल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है मेटालिक बॉन्ड को, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड एंड व्हाई देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर मेटल्स, और साथ ही साथ इसकी फॉर्मेशन भी, और हमने समझा है इसकी एग्जाम्पल को in detail with the help of our light board as well. So see you in next lecture. Until then, Allah Hafiz.